नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 16 है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने साधारण ब्याज को पढ़ा था और साधारण ब्याज में जितने भी प्रश्न थे सबका सलूशन मैंने किया हूँ। और उससे पहले भी जितने भी चैप्टर हैं इस बुक के सारे चैप्टर का सलूशन मैंने कर दिया हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, तो इसको हम समझने के लिए दोनों को लेकर चलते हैं साथ में। पहले तो साधारण ब्याज, जो कि मैंने आपको बता दिया है और इसमें जितने भी प्रॉब्लम थे बुक में सबका सलूशन मैंने कर दिया है। तो साधारण ब्याज पहले देख लेते हैं और साथ ही साथ इसको लेकर चलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ताकि आपको बेटर समझ में आए। चक्रवृद्धि ब्याज अपने हिसाब से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको हर चीज़ समझ में। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी को 100 रुपये दे दिया, ठीक है, किसी को हमने 100 रुपया दिया और बोल दिया कि आप 10% के दर से ले जाइए, ठीक है। तो हमारा इसका ब्याज क्या बनता है, तो मान लीजिए हमने पहले वर्ष के लिए दे दिया, एक वर्ष के लिए हमने दे दिया 100 रुपया 10% के हिसाब से, तो इसका जो ब्याज जो बनता है, इसका ब्याज हमारा कितना बचेगा, 100 का 10% बनेगा। एक वर्ष के लिए 100 का 10% यानी 10 रुपये बन जाएगा हमारा इसका ब्याज। कितना रुपया, 10 रुपया ब्याज बन जाएगा एक वर्ष के लिए। फिर अगले वर्ष उसी प्रकार से हम करें दूसरे वर्ष के लिए, तो दूसरा वर्ष मतलब अगला फिर एक वर्ष के लिए कर सकते हैं। तो एक वर्ष 2 वर्ष के लिए हो जाएगा। तो फिर इसमें भी हमारा 100 रुपया पर ही 10% का ब्याज मिलेगा, तो इसमें भी 10 रुपया हो जाएगा। यानी इसको हम कर क्या रहे हैं, ओवरऑल 100 का 10% निकाल रहे हैं, मतलब 100 अगुने 10/100 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 10 रुपया होगा। तो वहीं 100 का 10% अगर निकालेंगे तो 10 रुपया होगा। फिर उसी तरह से 100 का 10% निकालेंगे तो 10 रुपया होगा अगले वर्ष के लिए। फिर अगले वर्ष के लिए हम निकालेंगे, अगले एक वर्ष के लिए निकालेंगे 100 पर ही 10%, तो हमारा 10 रुपया होगा। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमारा टोटल इधर कितने वर्ष का हुआ, 3 वर्ष का। तो टोटल 3 वर्ष में हमारा साधारण ब्याज कितना मिल रहा है, टोटल 3 वर्ष का साधारण ब्याज 10 रुपया। पहले वर्ष में 10 रुपया मिला, दूसरे वर्ष में 10 रुपया, तीसरे वर्ष में भी 10 रुपया। तो इस तरह से हमारा टोटल ब्याज कितना मिल गया, 30 रुपया का ब्याज हमारा टोटल मिल गया। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। टोटल 3 वर्ष में 30 रुपये का ब्याज मिलेगा। उसी प्रकार से हम अगर इसमें भी करें, पहले वर्ष के लिए अगर मान लेते हैं हमारा मूलधन या फिर जो 100 रुपया हम किसी को दिए हैं और इस पर भी 10% का हमने लगा दिया दर, तो इस प्रकार से हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो इसमें फर्स्ट वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 100 का ही 100 रुपये पर ही लगेगा 10%, तो इसका क्या हो जाएगा, 10 रुपया हो जाएगा। पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपया होगा, लेकिन दूसरे वर्ष के लिए या यूँ कहें कि अगले एक वर्ष के लिए पुनः इसका हमारा ब्याज क्या हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अगले एक वर्ष के लिए यही चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जो पहले वर्ष में ब्याज मिला था और पहले वर्ष का जो मूलधन था, ये जो धन था 100 रुपया, और इस पर जो एक वर्ष में ब्याज मिला है, ये दोनों को जुट कर, दोनों को एक साथ करके तब हमारा फिर 10% का लगता है। यानी अगले एक वर्ष के लिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज किस पर लगेगा, 100 + 10 रुपये पर लगेगा। इस पर लगेगा कितना, 10% के हिसाब से, ठीक है। तो इसका हमारा हो जाएगा 110 का 10% अब की बार निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 110 × 10%, मतलब ये 100 कर देंगे तो ये से ये कट जाएगा। मतलब अगले एक वर्ष में पुनः 11 रुपये मिलेगा। पहले वर्ष में 10 रुपया मिला, लेकिन दूसरे वर्ष में 11 रुपया मिला, ठीक है। अगले फिर एक वर्ष के लिए कैलकुलेट करेंगे, अगले एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालें तो अब की बार फिर किस पर निकलेगा, पहले से दूसरे वर्ष के लिए जो हमारा मूलधन था 110 रुपया था, और इस 110 पर 11 रुपया और हमारा मिल गया ब्याज, तो ये फिर इसमें जुट जाता है। ये जो 110 रुपया हमारा मिल रहा है दूसरे वर्ष में मूलधन, उस मूलधन में फिर ये ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज जुट जाता है, तब तीसरे वर्ष के लिए लागू होगा। तो 110 + 11 रुपया ये जुट जाएगा और तब इस पर फिर 10% का हमारा दर लागू हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा 121
का 10%, तो 121 का 10% कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये हमारा 12 रुपये 1 पैसा, मतलब 10 पैसा भी कर सकते हैं, 12 रुपये 10 पैसा। तो इस प्रकार से तीनों ईयर का अगर देखें हम तो चक्रवृद्धि ब्याज अलग अलग हो रहा है, लेकिन फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज, ऐसा ही कह सकते हैं, फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज और फर्स्ट ईयर का आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बराबर होता है। देखिए इधर भी हमारा 10 रुपया मिला है फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज, इधर भी फर्स्ट ईयर का साधारण ब्याज 10 रुपया मिला है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम ईयर का या फर्स्ट ईयर का जो भी साधारण ब्याज होता है या चक्रवृद्धि ब्याज होता है किसी भी दर पर वो सेम रहता है, लेकिन अगले वर्ष में यानी दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब परिवर्तनीय होता है, हमेशा ये बदलता रहता है, लेकिन साधारण ब्याज किसी भी साल में बदलता नहीं है। देखिए पहले एक वर्ष में 10 रुपया था, दूसरे वर्ष में भी 10 रुपया, तीसरे वर्ष में भी 10 रुपया, यानी सेम रहता है, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये हमेशा हर ईयर में एक ईयर, प्रथम एक ईयर का छोड़कर अगले दूसरे ईयर से तीसरे चौथे पाँचवें हमेशा परिवर्तित होता है। तो पहले ईयर में 10 रुपया, दूसरे ईयर में 11 रुपया, तीसरे ईयर में 12 रुपया 10 पैसा। तो इस प्रकार टोटल देखा जाए तो तीनों साल का यानी 3 वर्ष का हमारा क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का दिख रहा है कि नहीं, एक सेकंड, इस प्रकार से हम देखें तो 3 वर्ष का आपका चक्रवृद्धि ब्याज जानते हैं कितना हो जाएगा, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10 रुपया, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 11 रुपया और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 12 रुपये 10 पैसा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, यानी ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यानी 33.1 रुपया हमारा क्या मिल गया, ये टोटल 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 33 रुपया 1 पैसा। लेकिन यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज के रुपया 30 रुपया हो रहा है, दर वही है, मूलधन पहला 100 रुपया है, लेकिन साधारण ब्याज में आपको देखिए 30 रुपया मिलेगा ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, 33 रुपया 10 पैसा मिलेगा। ठीक है, यही होता है हमारे बैंकों में। बैंक में भी जब हम पैसा जमा करते हैं तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमारा दर लागू होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से हमें जो पेमेंट मिलती है वर्ष के हिसाब से और दर के हिसाब से बदलते रहते हैं, इसलिए हमारा पैसा उसमें ज़्यादा बचत हो जाता है, सेविंग हो जाता है। ठीक है, तो हमारा बैंकों में जो होता है वो चक्रवृद्धि ब्याज ही लागू होता है हर वर्ष। और इसमें डिपेंड करता है कि आपका बैंक छमाही संयोजित हो रहा है दर या फिर तिमाही हो रहा है या फिर वार्षिक हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो वार्षिक मतलब क्या होता है, वार्षिक कहने का मतलब ये होता है कि हर वर्ष में आपका मूलधन और ब्याज जुट जाता है। एक साल में यानी 12 महीना में हमेशा आपका क्या होता है, मूलधन जो होता है पहले आपने जितना जमा किया है और ठीक जैसे ही 12 वर्ष पूर जाएगा तो उसका जो 12 वर्ष का ब्याज निकल कर आएगा वो ब्याज फिर मूलधन में जुट जाएगा और फिर उस जो मूलधन आएगा उस मूलधन का फिर जितना % उसका दर रहेगा उस दर के हिसाब से फिर उस मूलधन का ब्याज बनेगा। फिर इसी तरह से अगर छमाही होता तो हर एक 6 महीना पर एक बार ब्याज संयोजित होता और उस हिसाब से हर एक 6 महीना पर आपका मूलधन में ब्याज जुटकर उस पर फिर नया दर जो रहता, फिक्स दर होता है या FD जो कराते हैं हम बैंकों में, तो वो चीज़ होता है। तो उस हिसाब से अगर छमाही संयोजित होता है तो हर एक 6 महीना पर आपका मूलधन में ब्याज जुटकर उसका नया फिर एक मिश्रधन बन जाता है और उस हिसाब पर अगले वर्ष के लिए वो मूलधन का रूप ले लेता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम काम करते हैं अपने बैंकों में भी। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें जितने भी प्रॉब्लम आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, वैसे मतलब डिफ़िकल्ट पूरा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव होता है और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है कैलकुलेटिव ही दिया जाता है। हालांकि अगर आप ट्रिक इसका जानेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। ये उतना फास्ट भी नहीं है, उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है, अगर लेकिन हाँ आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। ठीक है, एक ही बात है, प्रैक्टिस अगर है तो आप टाइम इसमें बहुत अच्छा से सेविंग कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो टाइम सेव करने में दिक्कत होगी और हो सकता है कि ये कैलकुलेटिव भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको याद क्या रखना चाहिए और क्या याद रखने से आपका टाइम बचेगा, सो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। और ये
आपको याद करना ही पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो टाइम सेव नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको इसमें हो जाता है क्या, साधारण ब्याज में हम कभी ये नहीं करते हैं कि समय कितना है, दर कितना है। साधारण ब्याज चूँकि साधारण नाम ही है तो बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में कंडीशन होता है कि अगर आप 2 वर्षों का किसी मूलधन का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं, 2 वर्षों का, 2 वर्षों के लिए अगर किसी 2 वर्षों के लिए अगर किसी मूलधन का उसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं और दर आपका दिया गया है, मान लीजिए 1%, ठीक है, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9% और 10%, मान लीजिए ये चीज़ है। और इसको याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, दर 2 वर्षों के लिए अगर हो जाए, ये हमेशा आप समझिए 2 वर्ष होगा, ठीक है, और 1% अगर रहेगा दर, तो हम क्या करेंगे, अगर समय 2 वर्ष और दर 1% रहेगा तो हमेशा आप किसका परसेंट, इन दोनों को संयुक्त रूप से किस परसेंट का उपयोग करेंगे, आप परसेंट का उपयोग करेंगे 2.01% का। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली बताएंगे कि कैसे इसका उपयोग करना है। अगर 2 वर्ष हो तो इसका प्रयोग करेंगे 4.04% का। ठीक है, अगर 3% हो, कैसे इसका उपयोग करना है बताएंगे, घबराइएगा मत, घबराइएगा तो दिक्कत होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। इसको हम करेंगे 6.09%। ठीक है, अगर 4% दे दिया है तो 8.16% का प्रयोग करेंगे। 5% दे दिया गया हो तो 10.25% का उपयोग करेंगे। 6% का कर दे दिया होगा तो 12.36% का प्रयोग करेंगे। 7% दिया हो तो 14.49% का उपयोग करेंगे। 8% दिया हो तो 16.64% का प्रयोग करेंगे। 9% दिया हो तो 18.81% का उपयोग करेंगे और 10% दिया हो तो सिंपल 21% का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको क्रम बनाते हैं। अब देखिए, अब ये आया कैसे, आप भी सोच रहे होंगे। देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा मिला रहे होंगे कि 1 और यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2.01 कैसे आ गया। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12, 7, 14, 8, 16, 9, 18, 10, 21, ये कैसे हो गया। तो देखिए, इसका मेन फंडा जो होता है, वैसे आप ऐसे दिमाग लगाएंगे तो आपको लग रहा होगा क्या कि यहाँ पे जो है 1 है तो इसका 1 में 1 जोड़कर 2 हो गया, 2 में 2 जोड़कर 4 हो गया, 3 में 3 जोड़कर 6 हो गया, 4 में 4 जोड़कर 8 हो गया। तो ये चीज़ आप सही सोच रहे हैं। दूसरी बात कि इधर जो आ रहा है अंक, ये कैसे आ गया, तो इसका अंक इसको स्क्वायर करने से होता है। स्क्वायर करने से कहने का मतलब क्या कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन इसमें दशमलव जो बैठाएंगे 2 अंक के बाद बैठाएंगे। ठीक है, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 आएगा, 2 अंक के बाद बैठा देंगे। ठीक है, 3 में 3 से, और ये भी चीज़ नहीं है। इसका मेन जो फंडा है वो चीज़ क्या है आपका, देखिए इसका मेन फंडा है x + y प्लस XY 100। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये टोटल आपके जितने भी प्रश्न होंगे, चाहे या फिर आपका जो भी मूलधन होगा, उस मूलधन को इतने दर से 2 वर्ष के लिए अगर प्रभावित करे कोई रेट, तो इसी हिसाब से वो प्रभावित करेगा, ये चीज़ है। ठीक है, और ये कैसे आता है ज़्यादा डीपली हम नहीं जाना चाहते हैं, नहीं तो ये भी चीज़ आपको हम बताते कि ये आता कैसे है। ठीक है, जैसे ही आप पढ़े होंगे छूट वाले चैप्टर में, तो छूट वाले चैप्टर भी कुछ इसी प्रकार से होता है। तो छूट वाले में अंतर क्या होता है कि अगर 2 दर दिया रहता है तो हम क्या कर देते हैं, 2 दर अगर दिया रहता है तो यहाँ पे माइनस का प्रयोग करते हैं। चूँकि दर जो छूट जो होता है, सॉरी, अगर 2 छूट दिया होता है तो हम यहाँ पे माइनस का प्रयोग करते हैं, क्योंकि छूट जो होता है वो आपके जो पैसा देना होता है उसमें कमी कर देता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का प्रयोग करते हैं। और ये जो चक्रवृद्धि ब्याज का जो खेल है, ये क्या करता है, आप ही के पैसे को अधिक करके उसमें ऐड कर देता है, वही चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसी के हिसाब से ये आया है। अब मान लीजिए 1% दर है, मान लीजिए हम समय आपको बता दिए 2 वर्ष। ठीक है, और इस पर हमने दर दे दिया आपका 1%, दर दे दिया 1%।
ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर दर 1 हम मान लें, पहले वर्ष के लिए दर कर दें, यानी हम लिख सकते हैं इसको पहले वर्ष के लिए। अगर 2 वर्ष के बात हो रही है तो पहले वर्ष में आपका दर कितना लगेगा, वर्ष में दर क्या रहेगा, 1% रहेगा। पहले वर्ष में दर 1% रहेगा। फिर दूसरे वर्ष में आपका दर क्या रहेगा, बदल तो नहीं जाएगा। दूसरे वर्ष में भी दर आपका 1% रहेगा। दूसरे वर्ष में दर क्या रहेगा, 1% होगा। और 2 वर्ष की बात करें तो पहले वर्ष में दर ये, दूसरे वर्ष में दर ये। तो इन्हीं दर को हम संयुक्त रूप से एक दर बना लेते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रभावित करता है, जो इफेक्ट डालता है। तो हम क्या कर देते हैं, इस फार्मूला से हम बना लेते हैं इसका दर। तो इसका दर बनाएंगे x, इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ठीक है। तो x के स्थान पर क्या रखेंगे हम भैया, x के स्थान पर 1 रखेंगे, फिर y के स्थान पर 1 रखेंगे, और xy मतलब 1 गुना 1 रखेंगे, अब बटा 100 कर देंगे। तो ये तो जुट जाएगा तो 2 हो जाएगा, अब प्लस कर देंगे 1/100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस, इसको दशमलव में करेंगे तो 0.01 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो 2.01% हो जाएगा। तो यही चीज़ इसी फार्मूले के माध्यम से ये चीज़ आता है। ठीक है। और टोटल यही आएगा क्योंकि सब 2 वर्षों के लिए है, 2 वर्षों के लिए है तो x भी यही होगा, y भी यही होगा। इसमें भी देखें तो 2 वर्ष के लिए चुकी है तो x भी यही होगा, y भी यही होगा, x वही y वही। तो इसी तरह से हम जैसे मान लीजिए 6 का कर रहे हैं तो 6 के लिए हमारा 6 x भी 6 ही होगा, y भी 6 ही होगा, अब प्लस x y 6 ही होगा, गुने 6 अब बटा 100 कर देंगे। तो ये होता क्या है, ये 6 6 12 हो जाएगा, 6 6 ये 12 हो जाएगा, 6 6 के 36 अब बटा 100 कर देंगे। तो ये दशमलव जाएगा तो कैसे होगा, 12.036। अभी जुट जाएगा तो 12.36 हो जाएगा यही परसेंट। तो ओवरऑल 2 वर्षों के लिए किसी भी दर से अगर कैलकुलेट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को इफेक्ट डालने वाले दर को, तो आपका इसी फॉर्म से हम कर सकते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ समझ गए होंगे। अभी समझ में कम आ रही होगी बातें, लेकिन जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको वहाँ पे इफेक्ट इसका समझ में आएगा कि आखिर इसका प्रयोग क्या है चीज़। तो ये चीज़ हम जो बोल रहे हैं, या तो इस फॉर्म को आप याद रख के तुरंत इसको कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर अगर इसको डायरेक्टली याद रखते हैं कि अगर 2 वर्ष जहाँ भी दिखे और 5% रेट है तो तुरंत हम इतना बोल देंगे। ठीक है। तो ये चीज़ अगर हो जाएगा ना तो आपका टाइम बच जाएगा, और इसको करना ही पड़ेगा। अगर टाइम बचाना, सेव करना चाहते हैं तो ये चीज़ करना पड़ेगा, और नहीं करना पड़ेगा तो, और ये चीज़ याद करने से नहीं होगा। ठीक है। ये चीज़ याद करने से नहीं होगा, इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिए। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना फ़ायदा रहेगा, उतना बेनिफिट रहेगा। ठीक है। और आपको करते करते याद भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये कर लेते हैं। तो ये रही बात कि दर अगर इस प्रकार से हो, ठीक है, और समय आपका 2 वर्ष हो तो इस तरह से हम इसका निकाल लेते हैं। लेकिन अगर समय 3 वर्ष हो तो थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा, लेकिन प्रैक्टिस हो तो वो भी सही हो जाता है। लेकिन ज़्यादा बेटर होता है कि आप डायरेक्टली इसको याद कर लीजिए। जैसे ही 8% आए और आपका समय 2 वर्ष दिखे तो 4% का उपयोग कर लेंगे। अब इसका हम जैसे मान लेते हैं इसका प्रयोग होगा कैसे, तो इसका प्रयोग होगा जैसे मान लीजिए हमने 100 रुपया है, 100 रुपया मान लीजिए कोई मूलधन है और इसका समय है 2 वर्ष। समय 2 वर्ष हम ले लेते हैं और दर आपका मान लेते हैं 5%। ठीक है। समय 2 वर्ष और दर 5%, या फिर चलिए ठीक है इतना ले लेते हैं। तब इसका पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे, तो इसी के माध्यम से हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो समय जब भी 2 वर्ष हो जाए तो 2 वर्ष और 5% रेट रहेगा तो हम किस दर का प्रयोग करेंगे, इस दर का प्रयोग करेंगे। तो डायरेक्टली हम निकाल देंगे 100 का 10.25%, यानी ये कर देंगे, और दशमलव हटाने के लिए 4 जीरो हो जाएगा, और इससे इसको हम काट देंगे तो बच गया नीचे 100 और ऊपर इतना आया तो 10.25 होगा इसका आंसर। ठीक है। तो डायरेक्टली हम क्या निकाल सकते हैं, इसका चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। जैसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको सब कुछ बताएंगे हम, बस पैसेंस रखिएगा। ठीक है। ये कॉन्सेप्ट वाला वीडियो है तो नहीं चाह रहा हूँ कि इसमें हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएं, आपको कॉन्सेप्ट ही केवल बता रहे हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। रही बात अब तीसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष पर देखते हैं, और दर अलग अलग हो तो तीसरे वर्ष में किस तरह से हम एक ब्याज की दर बनाएंगे। ठीक है।
अभी तो थोड़ा सा कम ही समझ में आता होगा, मुझे पता है, लेकिन पेशेंस रखिएगा तो समझ जाइएगा, ये मेरा दावा है, विश्वास है। और हम आपको बताएंगे एक क्वेश्चन को 3-4 मेथड से बताने का प्रयास करेंगे, यथासंभव जितना प्रयास हो सकता है, मतलब संभव हो सकता है प्रयास करेंगे हम आपको बताने के लिए। अब जैसे मान लीजिए कि दर कोई अलग अलग है, ठीक है, समय आपका 3 वर्ष है, समय जो है 3 वर्ष के लिए है और दर 1% है, ठीक है। फिर आपका दर 2% है, तो और इसका समय सबके लिए 3% है, तो इसका रेट जो नया बनकर आएगा वो कितना बनेगा। तो इसका रेट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बस वही फॉर्म है, फॉर्म इसका चेंज नहीं होगा, x + y + xy/100 ही करेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें एक एक्स्ट्रा हो जाता है, ये क्यों कि देखिए समय हमारा 3 वर्ष है, यानी पहले वर्ष के लिए रेट आपका कितना हो जाएगा, पहले वर्ष के लिए दर बराबर 1% होगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे वर्ष के लिए भी दर आपका 1% होगा, तीसरे वर्ष के लिए दर भी आपका 1% होगा। तो यहाँ पे 3 दर निकल गया, पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष के लिए, तो दर हमारा फिक्स है। तो इसका मतलब इसको तीनों दर जो प्रभावित करेगा इस हिसाब से प्रभावित करेगा कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का एक सम्मिलित दर बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले इन दोनों का सम्मिलित दर बनाते हैं। तो हम जानते हैं इन दोनों का 2 वर्षों के लिए 1% का अगर रेट होता है तो 2.01 होता है। अभी हमने आपको बताया, वो चीज़ याद रहेगा तभी तो होगा। चलिए, नहीं याद है तो फिर भी हम बता रहे हैं, पहले हम इन दोनों को करते हैं इस फॉर्म पर। तो इन दोनों को करेंगे तो 1 + y का भी काम ये करेगा, ये x हो गया, ये y हो जाएगा। तो 1 + 1 1 × 1/100 कर देते हैं, तो ये 2 हो जाएगा, अब प्लस ये 1 ही हो जाएगा, 1/100, यानी ओवरऑल हम 2.01 लिख सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, भाग देंगे और जोड़ देंगे तो 2.01% हो गया। अब हम इसको फिर x मान लेते हैं। अभी टोटल को 2 को मिलाकर 1 हमने रेट बना दिया और 1 ये बचा हुआ है, तो इन दोनों के बदले में 2.01% का प्रयोग करेंगे और अब की बार ये तीसरे वर्ष का जो है 1% इसका प्रयोग करेंगे, तो 3 वर्ष का हमारा निकल कर आ जाएगा। तो अब की बार फिर इसी फॉर्म पर रखेंगे तो x अब की बार क्या हो जाएगा, 2.01 अब प्लस करेंगे अब की बार 1%, अब फिर करेंगे 2.01 गुना 1/100, ये काम करेंगे। तो यहाँ से हम कर देते हैं तो 3 हो जाएगा ना, 3.01% ये हो जाएगा, अब प्लस ये करेंगे तो हमारा 2 अंक, इसको गुना करेंगे तो वहीं रह जाएगा, लेकिन 2 अंक और फिर खसक जाएगा, यानी 0.0201 आपका ये परसेंट है। अब इसको जोड़ देंगे तो सिंपल 3.0301% हो जाएगा। यानी अगर 1% का दर हो और समय 3 वर्ष हो तो इसका ओवरऑल दर हमारा कितना बनता है, ओवरऑल दर बनता है 3.0301%, ठीक है, इस हिसाब से बनता है। तो ये चीज़ मैंने आपको एक दर पर बता दिया। दूसरे दर की कैलकुलेट करें तो आपको याद रखना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको लिखना पड़ेगा क्या, इसको लिखना पड़ेगा 6.1208%। इसी हिसाब से ऐसे ही करेंगे तो थोड़ा सा, अगर ये याद नहीं है तो थोड़ा सा इतना कैलकुलेशन करने में आपको समय लग जाएगा, तो इससे बेटर है कि हम याद क्यों नहीं कर लें, ठीक है। तो याद कर लेंगे, समय बचेगा। चलिए, 3% अगर हो तो आपको डायरेक्टली बोल देना है 9.2727%। इसी हिसाब से हर दर का निकाल सकते हैं हम। अगर दर अलग अलग भी हो और समय 3 वर्ष का हो तो अलग अलग दर पर हम इसी हिसाब से निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रभावित करने वाले रेट को, ठीक है। चलिए, 4% अगर हो तो हम डायरेक्टली याद करेंगे 12.4864%, ठीक है। 5% और ये इस चीज़ को जो लिखा रहा हूँ मैं, इसको याद कर लीजिएगा आप। 5% जो जैसे ही दर आ जाए तो आपको सिंपल लिखना है 15.7625%, ठीक है। 6% जैसे ही दे दिया जाए तो आपको लिखना है 19.1016%, ठीक है। 7% जैसे ही दे दिया जाए, और ये देखिए 10% तक जाकर फिक्स हो जाता है। एक लिमिट होता है, मतलब क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो अधिकांशतः 10% के अंदर ही पूछ लिए जाते हैं, और ज़्यादातर आपको समय 2 और 3 वर्ष पर ही क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए ज़्यादा देखिएगा किसी भी बुक में 2 और 3 वर्ष पर ही चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है।
7% जैसे ही आ जाए तो आपको लिखना है 22.5043%। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 8% आ जाए, दिख रहा है ना, नीचे ही लिख दे रहा है, ये 50 है। 8% जैसे ही हो, 8% जैसे ही हो तो आपको लिखना है डायरेक्ट 25.9712%। ठीक है, 9% दिया हो तो आपको डायरेक्ट लिखना है 29.5029%। ठीक है, 10% अगर दिया हो तो डायरेक्ट आपको लिख देना है 33.1%। हालांकि इसके बाद 3 जीरो आता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, कैलकुलेट कीजिएगा इसी हिसाब से, तो यहाँ पे 3 जीरो बैठेगा तो उससे कोई बहस नहीं है। दशमलव के बाद कोई अंक हो, उसके बाद कोई जीरो हो तो उसका उस जीरो का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पे 33., तो इतना ही में आपका टोटल 3 वर्ष का जितना भी रेट आएगा 10% के अंदर ही लगभग देता है। तो थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि दूसरे वर्ष का जो कैलकुलेशन होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तीसरे वर्ष के अपेक्षा थोड़ा कम डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन तीसरे वर्ष में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिस है आपका तो ये भी आसान लगने लगता है। ये तो रही हमारा मतलब ट्रिकली सॉल्व करने का ये ट्रिक मैंने बता दिया है कि इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 2 वर्ष के और 3 वर्ष का जो फॉर्मेट मैंने बता दिया, लिखा दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसका बेसिक जो चीज़ होता है वो क्या होता है। बेसिक जो फार्मूला होता है, अगर फार्मूला से इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए आप चलते हैं तो कैसे होगा। तो फार्मूला जैसे कि हर बुक में आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन ये चीज़ जो मैंने बताया है ये हर बुक में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हम फार्मूला जानते हैं सिंपल चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज अगर निकालना आप चाहते हैं तो आपको फार्मूला बताया जाता है क्या, P × 1 + R/100 का पावर n-1 होता है। ठीक है, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है। और आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ दे, चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो हम क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे मिश्रधन भी हम बोल सकते हैं, लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ रहे हैं तो चक्रवृद्धि लिखना जरूरी भी है, नहीं भी है तो आप समझ रहे हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज की बात हो रही है तो मिश्रधन उसी का होगा। तो इसका होता है फार्मूला P × 1 + R/100 का पावर n, बस इतना ही होता है। अगर आपका दिया हो मिश्रधन अगर दिया हो तो मिश्रधन बराबर एक, चलिए जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है वही मिश्रधन इसमें भी आएगा। तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज है तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहते हैं तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देते हैं तो भी आपका निकल जाता है। तो इससे आप दोनों फार्मूला का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हैं मिश्रधन घटा मूलधन करके, तो ये चीज़ भी आप फार्मूला है। अब इस फार्मूला से कैलकुलेट करने पर आपको समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, इस फार्मूला से आपको कैलकुलेट करने में बहुत समय लगेगा। हालांकि ये बेसिक फार्मूला है जो कि हर बुक में आपको देखने को मिलता है, लेकिन हम इस फार्मूले से भी एक ही क्वेश्चन एक ही रहेगा, लेकिन इस फार्मूला से भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त मैं 3 मेथड और बताऊंगा कि आप एक ही सवाल को 4 मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस फार्मूला से तो बताऊंगा, साथ ही साथ आपको 3 और मेथड बताऊंगा। यथासंभव जिस प्रश्न में, जैसा भी प्रश्न हो जिसमें अगर संभव हो तो हम उसे 4 मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर संभव जिसमें नहीं हो तो जैसे सॉल्व होता है उसको हम उस तरह से सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो बस पैसेंस रखिएगा और ये चीज़ जितने बताया है इसको रिमाइंड कर लीजिएगा। और साथ ही साथ अभी तो ये उतना नहीं समझ में आएगा, जैसे ही हम चैप्टर सोल्यूशन करना चालू करेंगे तो आपको उसमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। और देखिए, हमेशा आप जो भी चक्रवृद्धि ब्याज का पढ़िएगा, कहीं भी पढ़िए तो आप बिल्कुल शुरू से पढ़ना शुरू कीजिएगा। इसका बेसिक देख लीजिए, जैसा कि आप ये देख रहे हैं बेसिक देख लिए, तो इसके बाद कौन सा वीडियो आ रहा है उसको देखिएगा। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा तो लाइन बाय लाइन देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार आ जाइएगा देखने के लिए, अब मान लीजिए बेसिक नहीं देखें, डायरेक्ट वहाँ पे जाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए, यथासंभव मैं प्रयास करूँगा कि आपको समझाने में मैं कामयाब हूँ। तो ये चीज़ कुछ बेसिक रहा, और इसके साथ साथ यहीं तक बेसिक नहीं है इसका बेसिक अब जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे मैं बेसिक के साथ और 3 विधि को आपको बताऊंगा। यहाँ पे तो फार्मूला पर कैलकुलेट कर देंगे चक्रवृद्धि ब्याज, फिर आपका
चक्रवृद्धि ब्याज, और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का भी रिलेशन होता है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के साथ भी बेसिक वहाँ पे छुपा है, ठीक है। तो क्वेश्चन के साथ भी कुछ और बेसिक चीज़ है जो मैं क्वेश्चन के साथ ही बताऊँगा, ऐसे नहीं बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होगा और साथ ही साथ आपके बेसिक भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको प्रश्न सॉल्व करेंगे उसमें, और वहीं पे आपको मैं सब कुछ बताने का पूरा प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।